अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम डिम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसके मुताबिक अगर हम किसी अरे में 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम डिम स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद इसकी वर्किंग के बारे में समझ आ सके। डिम स्टेटमेंट के लिए जो प्रोग्राम पेज नंबर 55 पे दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि लाइन नंबर 10 में हमने डिम स्टेटमेंट इस्तेमाल की है और जो वेरिएबल है उसका नाम है जो अरे है उसका नाम है नम, और हम इसमें जो सबस्क्रिप्ट लेना चाह रहे हैं, जो वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं वो है 100। डिम हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हम अरे की जो लेंथ है वो 100 वैल्यूज़ तक या सबस्क्रिप्ट तक लेना चाह रहे हैं। इसके बाद लाइन नंबर 20 में हमने मैसेज दिया इनपुट के ज़रिए। इनपुट हालांकि वैल्यू इनपुट जो स्टेटमेंट है उसका ताल्लुक़ होगा वेरिएबल के साथ जो हमारे पास लास्ट पे लिखा हुआ है लिमिट, लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम डबल कोटेशन मार्क्स में मैसेज देते हैं ताकि हमारे यूज़र को मज़ीद आसानी से समझ आ सके, उसको गाइडलाइंस मुयस्सर हों और वो उसको फॉलो कर सकें। इस प्रोसीजर को यानी कि यूज़र को फैसिलिटेट करने को बोला जाता है यूज़र फ्रेंडली, यानी कि प्रोग्राम का यूज़र फ्रेंडली होना, कि यूज़र को किसी भी किस्म की तंगी ना हो उस प्रोग्राम को यूज़ करने के दौरान। तो जो मैसेज है हमारे पास उसमें लिखा है कि हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, आप कितने नंबर एंटर करना चाहते हैं, और साथ मैसेज में क्या लिखा हुआ है कि 100, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए वो है 100, और जो वो एंटर करेगा वैल्यू वो एक वेरिएबल लिमिट में एंटर होगा। ऊपर लिखा हुआ है लाइन नंबर 10 में कि जो अरे है उसकी सबस्क्रिप्ट 100 है। फिर उसने मैसेज में दोबारा बताया है यूज़र को कि हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, लेकिन मैक्स जो है वो 100 होने चाहिए, क्योंकि जो लाइन नंबर 10 है इसका ताल्लुक जो है वो प्रोग्रामिंग से है, और ये वैल्यू या ये स्टेटमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, और ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड में ये सॉफ्टवेयर की सूरत में रन हो रहा होगा। यहाँ पर यूज़र को पता नहीं होगा कि जो अरे है उसका नाम नम है और उसकी जो सबस्क्रिप्ट हैं टोटल वो 100 है। तो यूज़र को बताने के लिए कि जो वैल्यू एंटर करे वो 100 तक होनी चाहिए, हमें उसको इसके लिए मैसेज लिखकर बताना पड़ेगा, और वो हमने किया है। और जो वैल्यू जा रही है लिमिट में, ये भी यूज़र को पता नहीं है कि वो जो वैल्यू एंटर कर रहा है वो किस वेरिएबल में जा रहा है, लेकिन उसको सिर्फ इतना ही पता होगा कि मैंने जो वैल्यू एंटर करनी है वो 100 तक होनी चाहिए। उसके बाद जो लाइन नंबर 30 है वो ये बताता है कि फॉर आई इज़ इक्वल 1 टू लिमिट, यानी कि जो हमारा लूप है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो 1 टू लिमिट, यानी कि लिमिट के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसने उस लिमिट तक, उस वैल्यू तक एग्जीक्यूट होना है, बार बार रिपीट होना है। तो आई हमारे पास कंट्रोल या लूप वेरिएबल है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है और जो लिमिट है वो भी यूज़र के थ्रू उस तक मौजूद होगी, उसको पता होगी। तो इस जो है वो मुनासबत से उसको कंट्रोल या लूप वेरिएबल कहा जाता है। आगे है हमारे पास लाइन नंबर 40, इनपुट एंटर एनी नंबर। अब ये जो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 40 और लाइन नंबर 40 ये बार बार रिपीट होगी जितनी मरतबा ऊपर वाला जो है वो हमारा प्रोसीजर, यानी कि जो लिमिट दी गई है उतनी मरतबा हमारा जो ये लाइन नंबर है, ये प्रोसीजर है, ये रिपीट होगा। हालांकि रिपीट तो लाइन नंबर 30, 40, 50 ही होगा, लेकिन जो यूज़र को लाइन नज़र आएगी वो है लाइन नंबर 40, जिसमें वो बार बार देखेगा कि उसको नज़र क्या आएगा कि एंटर एनी नंबर, और वो जो भी नंबर एंटर करेगा वो अरे 1, अरे 2, अरे 3 के सबस्क्रिप्ट में जाता जाएगा, यानी कि जो पहला जो वैल्यू वो एंटर करेगा वो नम 1 में स्टोर होगी। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू वो एंटर करेगा वो नम 2 में। जो देखते हैं प्रोग्राम कैसे काम करेगा। आई की जो वैल्यू है वो फर्स्ट टाइम क्या होगी 1, तो जब लूप चलेगा तो 40 में हमारे पास क्या होगा कि इनपुट वैल्यू की जाएगी नम 1 में, और उसके साथ लिखा हुआ होगा मैसेज एंटर दी या एंटर एनी नंबर। फिर लाइन नंबर 50 में नेक्स्ट आई ये बताता है प्रोग्राम को कि प्रोग्राम ने उस लिमिट तक रिपीट होना है, जैसे कि हो सकता है कि वो लिमिट 20 हो सकता है वो लिमिट 80 हो, तो वो ये बताएगा कि इस प्रोग्राम ने 80 मरतबा रिपीट होना है। जब तक आई की वैल्यू 80 नहीं होती वो बार बार जो है वो इसको रिपीट करता जाएगा।
इसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 60 में लार्ज इक्वल नम आई, यानी कि जो नम आई की वैल्यू होगी, यानी कि जो भी होगी उसको हम रखवा देंगे लार्ज में। एक वेरिएबल है लार्ज के नाम से और उसमें हम उसकी वैल्यू रखवा देंगे जो भी हमारी वैल्यू होगी लास्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नम आई, जो भी सबस्क्रिप्ट का उस वक्त जो है वो डिजिट होगा वही नम के साथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको पता है कि नम आई की वैल्यू 1 नहीं होती, लेकिन ये वैल्यू आई की बार बार रिपीट होगी और रिपीट होने तक ये उस लिमिट तक चलती जाएगी जो लिमिट यूज़र ने दी होगी। तो अब लास्ट पे कहाँ पर वो आई की वैल्यू ठहर जाएगी, वो आई की वैल्यू उसकी लास्ट वैल्यू पर जाकर ठहर जाएगी। ठीक है, तो लार्ज इक्वल नम आई, यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर 80 होगा तो नम 80 की जो वैल्यू होगी वो लार्ज में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है लाइन नंबर 70। लाइन नंबर 70 दोबारा एक लूप को जनरेट करती है। इस लूप ने भी वही काम करना है कि इसने 1 to लिमिट तक, यानी कि जो लिमिट यूज़र से ली गई है वो किस वेरिएबल में पड़ी है, वो लिमिट में पड़ी है। तो ये लूप उस 1 to 80 तक फॉर एग्ज़ाम्पल चलेगा। इसके बाद लाइन नंबर 80 क्या करता है कि इफ़ लार्ज लेस देन नम आई देन लार्ज इज़ इक्वल नम आई। इस लाइन का मकसद क्या है? हमारे पास जो लास्ट टाइम लार्ज में वैल्यू सेव है वो है नम 80 की। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने फॉर एग्जांपल यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो लिमिट है 80। तो जो नम 80 की वैल्यू है जो लास्ट पे थी, जहाँ पे आई की वैल्यू जाकर रुक गई, वो हमने सेव करवा दी लार्ज के वेरिएबल में। और जब हमने दोबारा से लूप को चलवाया तो अब जब आई की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, और उस 1 से मूव करते करते वो 80 तक जाएगी। अब जब लाइन नंबर 80 पे हम पहुंचते हैं तो इफ़ लार्ज, यानी कि लार्ज की जो वैल्यू है वो अगर छोटी है नम आई से, जब हमारा लूप पहली मरतबा चल रहा होगा तो यहाँ पर नम आई की वैल्यू क्या होगी, नम 1। यानी कि अगर जो लार्ज में जो वैल्यू स्टोर है जो नम 80 की थी, अगर वो वैल्यू नम 1 की वैल्यू से छोटी है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जो लास्ट हमारी वैल्यू थी, यानी कि 80 डिजिट पे जो हमने नंबर दिया था, यानी कि 80 नम 80 पर जो हमने वैल्यू दी थी वो अगर छोटी है नम 1 से, ठीक है, उनकी वैल्यू से, उसके अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी गई है उससे छोटी है, तब क्या होगा कि देन लार्ज में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो नम इस वक्त आई की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नम 80 में वैल्यू रखवाई थी 75। तो अब हम जब हमारा लूप चल रहा है तो पहली जो वैल्यू है वो है नम 1। तो नम 1 में जो वैल्यू मौजूद है वो है 30। तो 75 30 से छोटा नहीं है, तो तब जो देन वाला पार्ट है, यानी कि देन लार्ज इज इक्वल नम आई, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 90 पे। और वही प्रोसीजर कि नेक्स्ट 80 तक, यानी कि नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट ये देखती रहेगी कि जब तक 80 नहीं आता आई की वैल्यू में, वो इस प्रोसीजर को बार बार रिपीट करता जाएगा। अब जब लूप एक मरतबा चला तो नेक्स्ट ने इसको दोबारा ऊपर भेजा तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब दोबारा से वही लाइन नंबर 80 वाली कंडीशन इस्तेमाल होगी कि इफ़ लार्ज लेस देन नम आई देन लार्ज इज इक्वल नम आई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आई की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम देखते हैं कि क्या नम 2 की में जो वैल्यू सेव है वो लार्ज की वैल्यू से बड़ी है या नहीं। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल लार्ज में जो वैल्यू पड़ी है वो है 75 और जो नम 2 यानी कि आई की वैल्यू अब क्या है 2, नम 2 में जो वैल्यू पड़ी है वो है 72। तो क्या 75 छोटा है 72 से? जी नहीं, वो छोटा नहीं है। तो देन वो जो लार्ज इक्वल नम आई वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट के जो है वो नेक्स्ट जो आई है वो दोबारा से लूप को ऊपर यानी कि कंट्रोल को ऊपर भेजेगा। अब जो हमारे पास आई की वैल्यू है वो हो गई 3। अब जब लाइन नंबर 80 एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या बताएगा कि इफ़ लार्ज लेस देन नम आई, यानी कि लार्ज में जो वैल्यू पड़ी है यानी कि 75 वो अगर छोटी है नम 3 की वैल्यू से, तो तब जो नम 3 की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी लार्ज में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नम 3 में जो वैल्यू स्टोर है
वो है 900, ठीक है। तो क्या 75 900 से छोटा है? जी हाँ, छोटा है। तो देन यानी कि वो ट्रू होने की सूरत में, ये कंडीशन ट्रू हो गई है हमारे पास इफ़ के बाद वाली, तो देन वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और वो ये बताएगा कि जो num3 के अंदर वैल्यू है यानी कि 900 वो स्टोर हो जाएगी लार्ज के वेरिएबल में। यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि अभी तो सर ने कहा था कि जो मैक्सिमम डिजिट होने चाहिए वो 100 होने चाहिए, तो यहाँ पर 900 कैसे आ गया? वो जो मैक्सिमम डिजिट्स थे वो ये थे कि वो डिजिट्स की तादाद थी कि जितने वो डिजिट एंटर करना चाहता है, ठीक है। यानी कि वो अगर 4 डिजिट एंटर करना चाहता है तो उन चारों में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स होने चाहिए कि जितनी मरतबा उसको मौका मिलेगा वो 4 होगा। इसी तरीके से हमारे यूज़र को जो मौका मिलेगा वो है 80 टाइम। तो 80 टाइम में से वो जितने मर्ज़ी वैल्यू एंटर करे वो उसकी मज़ीद उसकी मर्ज़ी होगी। तो अब क्या हुआ कि जब 75 900 से छोटा था तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वो ये बताएगा कि लार्ज में लार्ज इक्वल num3 यानी कि num3 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी लार्ज में। और इसी तरीके से ये बार बार रिपीट होगा। अगर 900 से कोई और वैल्यू बड़ी होगी तो वो स्टोर हो जाएगी देन लार्ज में, अदरवाइज़ ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा और कंडीशन के फॉल्स होने पर देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब तमाम वैल्यूज़ को मेजर कर लिया गया तब हमने क्या किया, लाइन नंबर 100 पे हमारे पास है प्रिंट लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्ट इज़, और वो वैल्यूज़ किस में स्टोर थी, लार्ज में, और वो प्रिंट हो जाएगी। यानी कि प्रिंट का जो ताल्लुक़ है वो लार्ज वेरिएबल से है और ये जो बीच में हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स में मैसेज है ये सिर्फ यूज़र को वैसे का वैसे ही लिखा हुआ आएगा। यानी कि प्रिंट का ताल्लुक़ लार्ज से है जिस तरह इनपुट का ताल्लुक़ लार्ज से या लिमिट से था। उसके बाद लाइन नंबर 110, क्योंकि हमने लिस्ट में से जो लार्ज नंबर है उसको प्रिंट कर दिया है, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसकी एग्जीक्यूशन देख लें कि एग्जीक्यूशन में क्या है कि हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, मैक्स 100, और यूज़र ने कितनी वैल्यूज़ एंटर की 14 टाइम्स उससे नंबर मांगे गए। उसने 56, कभी 88, कभी 2, कभी 69 और इसी तरीके से चलते चलते उसने जो है वो 88 तक भी नंबर 7 तक नंबर उसने दिए और हर नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करते गए। तो करते करते लास्ट पर जो हमारे पास नंबर आया जो सबसे लार्ज था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लिस्ट इज़, वो क्या है 88। इस प्रोग्राम को अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिए।